सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन आप सभी का फिर से एक बार ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अपन। टॉपिक का नाम है साइटोलॉजी, बोले तो सेल का अध्ययन। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक। टॉपिक इज साइटोलॉजी। जैसा कि आपको भली भांति पता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पार्ट है। हर कोर्स में जीएनएम हो, बीएससी हो, सबसे पहला टॉपिक अगर आप एना फिजियो की बुक में देखेंगे तो वो सेल ही होता है। यानी शुरुआत इसी से होती है टॉपिक की। वैसे बेसिकली तो जैसा डेफिनेशन की मैं बात करूं कि व्हाट इज द एनाटॉमी, it is the branch of medical science which deal with the structure of human body organ. What is the physiology? It is the branch of medical science which deal with the function of human body organs. अपन ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करें, वोल बॉडी के बारे में अपन डिस्कस करें, ह्यूमन बॉडी के बारे में। ये ह्यूमन बॉडी किससे मिलकर बनी होती? आप सारे के सारे साथियों को ज्ञात है, ह्यूमन बॉडी आर कंसिस्ट बाय वेरियस सिस्टम। आपकी मेरी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? तो आंसर है बहुत सारे सिस्टम से मिलकर बनी होती है। आपकी मेरी बॉडी का कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम है, वह किससे मिलकर बना होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, ओरल कैविटी आपके सामने प्रस्तुत है। आप सारे साथी समझ पा रहे हैं कि सर दैट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये एक पर्टिकुलर सिस्टम किससे मिलकर बना हुआ है? लीवर से, ईसोफेगस से, स्टोमक से, पेनक्रियाज से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द लीवर, आई थिंक योर आंसर विल बी सर दैट इज ए ऑर्गन। व्हाट इज द पेनक्रियाज? इट इज ऑल्सो ए ऑर्गन। व्हाट इज द ईसोफेगस? इट इज ऑल्सो ए ऑर्गन। व्हाट इज द इंटेस्टाइन? इट इज ऑल्सो ए ऑर्गन। देन आई कैन से the every system of human body are consist by various organs. The every system of human body are consist by various organs. यानी अपनी बॉडी के जो सिस्टम है वह बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बने होते हैं। नाउ कम ऑन टू द ऑर्गन। एक ऑर्गन अपन ने लिया, एक ऑर्गन अपन ने लिया। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन ने स्टोमक लिया। ये स्टोमक की अंदर वाली दीवार है जिसका नाम है म्यूकोसा। ये अंदर वाली दीवार जिसका नाम है म्यूकोसा, ये इसके बाहर सब म्यूकोसा, इसके बाहर मस्कुलर लेयर और इसके बाहर स्रोसा, इसके बाहर स्रोसा या इसको एडवेंशिया भी कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन हो गया। ऑर्गन का नाम है स्टोमक। ये ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। देखो ये पहला ग्रुप ऑफ सेल, दूसरा ग्रुप ऑफ सेल, तीसरा ग्रुप ऑफ सेल, चौथा ग्रुप ऑफ सेल। और आप सभी साथियों को ज्ञात है कि इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल को अपन नाम देते हैं क्या? इस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल को नाम दिया जाएगा टिश्यू। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टिश्यू? आंसर द ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू।
द ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, और टिश्यू को भी अपन तोड़ेंगे तो टिश्यू से बाहर आएगा सेल। इसका मतलब है आपके मेरे शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट, या जिसको अपन अपने शरीर की बेसिक यूनिट भी कह सकते हैं, वह सेल होती है। दैट इज द सिंपली कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। आपका मेरा शरीर सिस्टम से मिलकर बना हुआ, हर एक सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बना हुआ, हर एक ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, और टिश्यू किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से। यानी आपके मेरे बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। आप और मैं पढ़ते हैं कि लीवर वेज शेप होता। अब मैं आपसे पूछूं कि लीवर को वेज शेप बनाता कौन है भैया, तो आंसर देंगे आप, सेल। सेल इसी वे में अरेंज होती हैं जो इसको वेज शेप बनाती। लीवर से सीक्रेट होता है बाइल, बाइल का सीक्रेशन हेपेटोसाइट के द्वारा होता। तो लीवर की स्ट्रक्चर और फंक्शन को कौन से लेवल पर परफॉर्म किया जा रहा है? आंसर है सेल के लेवल पर। यानी भले से अपन बोलते हो कि लीवर वेज शेप होता है, इसको वेज शेप कौन बनाता है? सेल। इससे बाइल निकलता है, बाइल का सीक्रेशन कौन करता है? सेल। तो बेसिकली अपन बोल सकते हैं कि आपके मेरे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या नाम होता है? सेल। आपके मेरे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है सेल। स्ट्रक्चर को भी बनाती है और सारे के सारे फंक्शन सेल के लेवल पर ही परफॉर्म होते हैं। इसके अलावा आपके मेरे शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सेल। इज दैट क्लियर? तो आज जो अपन स्टडी करने वाले हैं, तो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे सेल को, और सेल का अध्ययन मेडिकल साइंस की जिस ब्रांच के अंदर किया जाता है उसी ब्रांच को नाम देते हैं अपन साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का अध्ययन अपन करने वाले हैं, मेडिकल साइंस की वह ब्रांच जिसके अंदर सेल का अध्ययन किया जाता है, दैट इज द साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी के बारे में बोले तो अपन बोल सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deal with the study of cell. It is the branch of medical science which deal with the study of cell. अब सेल का अध्ययन अपन करें तो एक परंपरा निभा ली जाए। परंपरा ये होती है कि आपसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं यहां पर पूछूंगा और उनका जवाब आप साथियों को देना। टॉपिक से पहले आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराया जाएगा। तो पहले आप अपने बुकलेट में इनका आंसर लिख लें कि क्या आपको आता है टॉपिक को पढ़ने से पहले। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी डी में आप आपकी बुक में या रजिस्टर में इनका आंसर लिख लें। टॉपिक खत्म होने के बाद इन्हीं का आंसर आपको दिया जाएगा। ये एनालिसिस होगा कि आपको टॉपिक से पहले कितना आता था और अब आप कितना सीख गए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफेंसिव फंक्शन ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कभी जल्दी में आगे निकल जाए तो आप पोज करके क्वेश्चन पर दिमाग लगा सकते हैं, उससे आपके भले से 5 मिनट ज्यादा खर्च होंगे बट आपका खुद का असेसमेंट हो जाएगा।
Which of the following organelle is responsible to provide the mechanical support of the cell? परमिएबिलिटी को कौन कंट्रोल करता है? सेल की परमिएबिलिटी को कंट्रोल करने वाले पार्ट का नाम। कौन है जो सेल में एनर्जी का प्रोडक्शन कराएगा? Which of the following organelle is responsible for energy production of cell? सेल के शेप को मेंटेन रखने वाले ऑर्गेनेल का नाम। ऐसा कौन सा पार्ट है सेल में जो टॉक्सिक सब्सटेंस का डिटॉक्सिफिकेशन कराता है? ऑप्शंस आर हेयर, then you can give your answer in your booklet. कैल्शियम स्टोर करने वाली स्ट्रक्चर सेल में कौन सी होती है? Which of the following organelle is responsible for calcium storage in muscle? सेल डिवीजन कराने वाले ऑर्गेनेल का नाम। Which of the following organelle is responsible for cell division? कौन सा ऑर्गेनेल एक्जोसाइटोसिस का फंक्शन भी परफॉर्म करता है? Which of the following organelle is responsible for exocytosis? 14. ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जो सेल की समस्त एक्टिविटी को कंट्रोल करता है? बोले तो कंट्रोलर ऑफ द सेल कौन है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following DNA do not transmitted from one generation to next generation? दो तरह का डीएनए होता है सेल में, तो कौन सा ऐसा डीएनए है जो अगली पीढ़ी में नहीं जाता? नहीं जाता। अब यहां पर ऑप्शन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कंटेन डीएनए? कौन सी स्ट्रक्चर में डीएनए होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? शायद 100% साथियों को पता है, क्योंकि ये आंसर अपने दिमाग में 8वीं क्लास से ही छप जाता है। 18 क्वेश्चन नंबर 18 कंट्रोलर ऑफ द सेल। 19 पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। कौन सा ऑर्गेनेल को सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं? 20 सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग, शायद ये भी शायद 100% साथियों को पता होगा। निम्न में से कौन से ऑर्गेनेल को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जाना जाता है? Which of the following organelle are also known as sarcoplasmic reticulum? Next. Which of the following organelle are also known as engine of the cell? सेल का इंजन। 23 प्रोटीन फैक्ट्री। कौन से ऑर्गेनेल को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है? 24 साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल। 25 द सेंट्रोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय। सेल में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिससे सेंट्रोसोम प्रोड्यूस होते हैं? 26 विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर कौन सा आरएनए बनता है? निम्न में से कौन सा आरएनए एंटीकोडोन का काम करता है? Which of the following RNA act as an anticodon? Next 28 which of the following RNA produced by transcription?
निम्न में से कौन से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा होता है? निम्न में से कौन सा आरएनए ट्रांसलेशन में मदद करता है? टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, ऑल ऑफ देम। और लास्ट क्वेश्चन, और कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन, किसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी कहा जाता है? वैसे ये भी 8वीं से चल रहा है। एक सिंपल सी लाइन थी अपने दिमाग में कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? अब आंसर क्या है इसमें देख लो। तो ये 30 के 30 क्वेश्चन टॉपिक कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट करें अपन अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम है सेल। देखें, सेल को मैं स्टार्ट करूं तो उससे पहले सेल के बारे में 3 वर्ड का अध्ययन हो जाए, ताकि सारे के सारे ऑर्गेनेल और उनके काम पढ़ाते हुए आपके दिमाग में छप जाएं। किन बातों का अध्ययन हो जाए? सबसे पहले पुराने टाइम में चलें अपन। जब आप पैदा हुए थे तो आप 2.5 किलो के थे। जब आप पैदा हुए थे तो आप 2.5 किलो के थे। कोई कम ज्यादा भी होगा भाई। और आज कितना वजन है? बोले तो 2.5 किलो से आप 50, 60, 70, 80 किलो के हो गए। यानी आज इस एज में आप 50, 60, 70, 80 किलो के हो गए। 2.5 किलो से 70 किलो तक का सफर आपने तय कर लिया। 2.5 किलो से 70 किलो तक का सफर आपने तय कर लिया। यहां मेरा क्वेश्चन है कि यह सफर किस तरीके से आपने तय किया? किस तरीके से आपने यह सफर तय किया? जब आप पैदा हुए थे, यदि आपके शरीर में 100 सेल थी, इमेजिनरी एग्जाम्पल दे रहा हूं, 100 सेल थी, तो क्या आज भी उनकी संख्या 100 है? नहीं। अगर तब 100 थी तो आज 1 लाख हो गई। 100 सेल से 1 लाख सेल बन गई। हाउ कैन इट पॉसिबल? शायद सारे के सारे साथियों के दिमाग में आंसर आ रहा है कि सर सेल डिवाइड हुई होगी। बिल्कुल सही है। इसका मतलब है 2.5 किलो से 70 किलो तक का सफर आपने तय किया। इट मीन्स आपकी बॉडी में लगातार क्या होते रहे? सेल डिवीजन। तभी तो 100 सेल से 1 लाख सेल आपके शरीर में बनी। दूसरा वर्ड, जब आप पैदा हुए आपकी किसी सेल का साइज ये था, तो क्या आज भी उस सेल का साइज ये है? नहीं। आज उसी सेल का साइज ये हो गया। इसका मतलब है आपकी सेल का साइज लगातार बढ़ा। बढ़ने का मतलब है सेल में ग्रोथ हुई। जब आप पैदा हुए, जब जो आपका हाथ था, क्या आज भी इतना ही है? नहीं। इसका मतलब सेल का साइज भी बड़ा है। और सेल का साइज बड़ा है तो अपन बोल सकते हैं ग्रोथ हुई है। अपन बोल सकते हैं ग्रोथ हुई है। अब ये ग्रोथ किस तरीके से हुई होगी? सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर ऑर्गेनेल जो सेल में पाए जाते हैं, वो सब का साइज बड़ा होगा। और सेल मेम्ब्रेन हो या सेलुलर ऑर्गेनेल हो, दे ऑल आर कंपोज्ड बाय प्रोटीन। दे ऑल आर कंपोज्ड बाय प्रोटीन। अपनी बॉडी की एक सेल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोटीन होता है। हर ऑर्गेनेल ही प्रोटीन से मिलकर बना। और बात करें जितने भी एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं? वो प्रोटीन।
जितने भी हार्मोन होते हैं लगभग क्या होते हैं, वो प्रोटीन, दे आर प्रोटीनिक इन नेचर। जितनी भी एंटीबॉडी होती है शरीर में वो क्या होती है, प्रोटीन। इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रोटीन। और जो ओबेस पर्सन होते हैं उनको डाइटिशियन जब वेट कम करने की सलाह देते हैं तो वह फैट और कार्बोहाइड्रेट को बंद करते हैं बट प्रोटीन चालू रखते हैं। आप सारे साथियों ने पढ़ा होगा, प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इसका मतलब है जितना इस सेल का साइज बड़ा है और जितने ऑर्गेनेल का साइज बड़ा है उसमें किसका योगदान हुआ, प्रोटीन का। और ये जो प्रोटीन होता है क्या अपन बाहर से पका पकाया लेते हैं कि भैया एल्बुमिन बाहर से खा रहे हो आप डेली, फिब्रिनोजन खा रहे हो आप बाहर से, नहीं। सारे प्रोटीन का निर्माण आपके मेरे शरीर के अंदर ही होता है। बाहर से आप जो प्रोटीन लेते हो पॉलीपेप्टाइड फॉर्म में, वो पहले पेप्टाइड में टूटते हैं, फिर पेप्टाइड से एमाइनो एसिड बनता है, एमाइनो एसिड अपने डाइजेस्टिव में एब्जॉर्ब होता है, अपने ब्लड में आता है। ब्लड में आने का मतलब है कच्चा मटेरियल मिल गया, अब वो एमाइनो एसिड सेल के अंदर जाकर चेन में जुड़ता है और फिर से नया पॉलीपेप्टाइड बनाता है। नया पॉलीपेप्टाइड का मतलब नया प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जितने भी तरह के प्रोटीन हैं उन सारे प्रोटीन का निर्माण आपके मेरे शरीर में होता है। सारे के सारे प्रोटीन का निर्माण आपके मेरे शरीर में होता है। तो शरीर में लगातार चलता रहता है प्रोटीन सिंथेसिस। शरीर में लगातार चलता रहता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसको सिंपलीफाई करके मैं बताऊं कि 2.5 किलो से 70 किलो तक का सफर आपने तय किया। नंबर 1, एक तो आपके शरीर में सेल के नंबर बढ़े। किस तरीके से बढ़े वो सेल के नंबर की सेल में डिवीजन हुआ, दैट इज द सेल डिवीजन। नंबर 2, आपकी सेल का साइज बढ़ा। और सेल का साइज क्यों बढ़ा, क्योंकि सेल के द्वारा किसका निर्माण किया गया होगा, आपकी बॉडी की सेल के द्वारा किसका निर्माण किया गया होगा। तो आंसर है प्रोटीन का, दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी यहां मेरा समझाने का मकसद यह है कि यदि मैं आपसे पूछ लूं कि आपकी मेरी बॉडी की सेल में कौन सा न्यूट्रिएंट सर्वाधिक जरूरी है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड, तो शायद अब आप समझ पा रहे हैं कि प्रोटीन इज मच इंपॉर्टेंट देन कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से ज्यादा कीमती होता है प्रोटीन, और इस प्रोटीन का निर्माण अपनी बॉडी में होता है। सारे एंजाइम किससे मिलकर बने, प्रोटीन से। लगभग सारे हार्मोन किससे मिलकर बने, प्रोटीन से। शरीर में सारी एंटीबॉडी किससे मिलकर बनी, प्रोटीन से। तो प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग फूड, और इस प्रोटीन का निर्माण अपने बॉडी की सेल में होता है। तो देखो 2 वर्ड तो यहां पर हो गए। सेल में लगातार डिवीजन होते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, जिसको सेल डिवीजन कहा जाता है। उसके अलावा सेल में लगातार प्रोटीन का निर्माण होता रहता है। एक तीसरा पॉइंट, और तीसरे पॉइंट की और बात करें, ये आपके मेरे शरीर में एक सेल है। इस सेल को परफ्यूजन मिलता है। परफ्यूजन बोले तो दाना पानी मिलता है। ये दाना पानी मिल रहा है। दाना पानी का मतलब हो गया ब्लड। हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड के बिना यह ऑर्गन जीवित नहीं रह सकता। ब्लड के बिना कोई भी सेल जीवित नहीं रह सकती। यह आपकी मेरी बॉडी की सेल है, दैट इज अवर सेल। अब देखें इस सेल में क्या होता है। इस सेल में क्या होता है, ये जो ब्लड आया, इस ब्लड के द्वारा इस सेल को क्या क्या मिला, ग्लूकोज मिला, फैट भी मिला, प्रोटीन भी मिला। इस सेल को जीवित रहने के लिए
लाइट की आवश्यकता होती है। जैसे अपने घरों में पंखा चलता है तो पंखे को चलाने के लिए लाइट की जरूरत होती है, ऐसे ही सेल को जीवित रहने के लिए लाइट की जरूरत होती है और सेल की लाइट का नाम होता है एटीपी। सेल की लाइट का क्या नाम होता है? एटीपी। इसका मतलब सेल तभी जीवित रहेगी जब उसमें लाइट का निर्माण होता रहेगा, और सेल की लाइट को क्या बोलते हैं अपन? एटीपी। चलें अब इस फॉर्मेट को समझिए आप सभी। ये जो एटीपी का निर्माण है यह किस तरीके से होता है? सबसे पहले ग्लूकोज अपनी सेल में एटीपी बनाने के काम आता है। ग्लूकोज अपनी सेल में एटीपी बनाने के काम आता है। C6H12O6 यह ग्लूकोज है। देखें, गौर करना, इससे एटीपी किस तरीके से निर्माण होगा। यह ग्लूकोज जैसे ही सेल में जाएगा यह दो तरीके से यूटिलाइज होता है। एक तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और एक ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको अपन नाम देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसको नाम देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और प्रेजेंस में जो होता है उसको अपन नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होता है तो यहां अपन को प्राप्त होता है पायरुविक एसिड। यहां अपन को क्या, सॉरी, लैक्टिक एसिड। यहां अपन को प्राप्त होता है लैक्टिक एसिड। यहां अपन को लैक्टिक एसिड मिला। कब मिला? एनएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तब। और यदि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो अपन को प्राप्त होता है पायरुविक एसिड। एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो अपन को प्राप्त होता है पायरुविक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड होता है इससे 2-4 एटीपी मिलते हैं मात्र, और पायरुविक एसिड होता है इससे लगभग 32 से 38 एटीपी मिलते हैं। फिर से सुने क्या समझा रहा हूं मैं। सेल में ब्लड सप्लाई हुआ, ग्लूकोज भी मिला, फैट भी मिला, प्रोटीन भी मिला। सेल को एनर्जी चाहिए। सेल कौन सी फॉर्म में एनर्जी बनाती है? एटीपी। एटीपी बनाने के लिए सेल सबसे पहले कौन से न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करेगी? आंसर है ग्लूकोज। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का? C6H12O6। यह दो तरीके से मेटाबोलाइज होता है, एरोबिक और एनएरोबिक। एनएरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में और एरोबिक का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसका निर्माण होगा? लैक्टिक एसिड का। एब्सेंस बोल रहा हूं मैं, एब्सेंस में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और प्रेजेंस में किसका निर्माण होगा? आंसर है पायरुविक एसिड का। इससे 2-4 एटीपी मिलेंगे, उससे 32 से 38 एटीपी मिलेंगे। तो कौन सी चीज ज्यादा बेहतर हुई? पायरुविक एसिड। किसका बनना सेल के लिए ज्यादा बेहतर हुआ? पायरुविक एसिड। ज्यादा एटीपी बन रहे हैं, सेल को ज्यादा एनर्जी मिल रही है। और जब जब सेल में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में या कमी में, और यह सेल या खासकर मसल में जब जमा होता है तो दर्द पैदा करता है। एग्जाम्पल सुन लो। आप और मैं बिना एक्सरसाइज के अपना जीवन यदि जी रहे हैं और एक दिन कोई हैवी सी एक्सरसाइज आप कर लो, बोले तो 2-4-6 घंटे क्रिकेट खेलने चले जाओ, और कई बार जाते भी हैं अपन,
बताओ अगले दिन क्या हालात होते हैं क्रिकेट खेलने के 24 घंटे बाद? सबका आंसर है कि सर पूरे शरीर में दर्द होता है। क्यों होता है भैया दर्द? जब आप क्रिकेट खेले आपकी मसल पिछले 6 महीने से शिथिल थी, अब आपने 4-6 घंटे 8 घंटे तक क्रिकेट खेला, बहुत मसल ने काम किया, क्या वहां इतनी ब्लड सप्लाई हो पाई? अगर आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो उसी हिसाब से डल जाएगा, बट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हुई, और ब्लड सप्लाई नहीं हुई इसका मतलब ऑक्सीजन कम रह गई, तो आपकी मसल में कैसा रेस्पिरेशन हुआ? एनएरोबिक। मसल में किस चीज का निर्माण हुआ? लैक्टिक एसिड का। यह 2, 4, 5 दिन तक रहेगा तो दर्द पैदा करेगा। इसलिए बहुत दिनों बाद अचानक से खेलने पर अपन को 24, 48, 72 घंटे तक दर्द होता है, तब तक कि यह डिजॉल्व नहीं हो जाए। इसका मीनिंग यह हुआ, जब भी अपने शरीर में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, और लैक्टिक एसिड के जमने से दर्द होगा। और एरोबिक रेस्पिरेशन बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो पायरुविक एसिड का निर्माण होगा। दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन है? पायरुविक एसिड, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा मात्रा में अपन को एटीपी प्राप्त होते हैं। तो इस ग्लूकोज से अपन एनएरोबिक को छोड़कर केवल एरोबिक की बात करें तो पहला फेज होता है जिसमें पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है। पहला फेज होता है जिसमें पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है, और इस पहले फेज को अपन नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। इस पहले फेज को अपन नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का पहला फेज। और इस पहले फेज का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से अपन को पायरुविक एसिड मिल गया। अब यह जो पायरुविक एसिड होता है वह अगले फेज में एंटर करता है, और इससे अगला फेज होना है सेल के ही अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। सेल के अंदर कहां पर होना है? ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होना है। इसके बाद अगला फेज चलता है, शायद सुना होगा सारे साथियों ने, उस अगले फेज को अपन नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। अगले फेज को नाम देते हैं क्रेब्स साइकिल। पहला फेज हो गया साइटोप्लाज्म में, पहला फेज हो गया साइटोप्लाज्म में। अगला फेज हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो अगला फेज होगा क्रेब्स साइकिल, इसमें बहुत सारे एनर्जी देने वाली यूनिट बनेगी, जैसे NADH2, FADH। यह एनर्जी देने वाली यूनिट है, एटीपी देने वाली यूनिट है, परंतु अभी इनसे एटीपी बाहर नहीं आया है। कहां पर बन रही हैं ये? क्रेब्स साइकिल में। इनका निर्माण किसमें हो रहा है? क्रेब्स साइकिल में। उसके बाद तीसरा फेज चलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, जहां पर इनसे एटीपी लिबरेट कराए जाते हैं, एटीपी अलग होते हैं, और उस तीसरे फेज में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, और उस तीसरे फेज का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उस तीसरे फेज का नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको शॉर्ट में अपन ETC के नाम से भी जानते हैं, जिससे अपन को एटीपी प्राप्त होते हैं। तो एक सेल ने ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके एटीपी प्राप्त कर लिए। फिर से सुने और समझें, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 फेज में होता है। पहले फेज का नाम है ग्लाइकोलाइसिस, जो साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरे फेज का नाम है क्रेब्स साइकिल, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
तीसरे फेज का भी नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे एटीपी प्राप्त होते हैं। और एक ग्लूकोज से 30 से 38 एटीपी मिलना, ये सारे के सारे एटीपी अपन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल रहे हैं। इसका मतलब एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। अब व्हाट आर द एटीपी? दीज आर द एनर्जी सोर्स, दीज आर द एनर्जी सोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो एनर्जी है वो एनर्जी सारी की सारी माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है, सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में प्राप्त हो रही है। सो दैट्स वाई द माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। द माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो गया और इसके ऑक्सीकरण से अपन को जो लास्ट प्रोडक्ट मिला वो है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस एटीपी। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस एटीपी। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं, सिंपल वर्ड, सेल को एनर्जी किस तरीके से प्राप्त होती है। सेल को एनर्जी ग्लूकोज से प्राप्त होती है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 फेज में होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 3 फेज में होता है। सबसे पहले फेज का नाम ग्लाइकोलाइसिस। कहां पर चलेगा यह फेज? आंसर है साइटोप्लाज्म में चलेगा। कहां पर चलेगा यह फेज? आंसर है साइटोप्लाज्म में चलेगा। क्या यह 2 तरह का बताया मैंने? आपका शायद आंसर है यस। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह फेज चलेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यह फेज चलेगा। इस फेज को नाम देंगे एरोबिक। और एक चलेगा ऑक्सीजन की एब्सेंस में। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो चलेगा उसको नाम देंगे एनएरोबिक। एरोबिक का लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप सभी साथियों को पता है, अभी अभी मैंने बताया है, आंसर है पायरुविक एसिड। और भैया एनएरोबिक का लास्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? यह भी आपको बता दिया, आंसर है लैक्टिक एसिड। ज्यादा एटीपी किससे मिलेंगे जी? पायरुविक एसिड से या लैक्टिक एसिड से? तो आंसर है पायरुविक एसिड से। अच्छा, लैक्टिक एसिड सेल में या मसल में ज्यादा बन जाए तो क्या इससे दर्द होता है? यस। तो यदि सिंपल मैं आपसे पूछूं कैसा रेस्पिरेशन होना सेल के लिए सही है, एरोबिक या एनएरोबिक, तो आंसर देंगे आप एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखना, सेल जब जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगी तब तब लैक्टिक एसिड बनेगा जो दर्द पैदा करेगा। ये पहला फेज हो गया जो साइटोप्लाज्म में हो रहा है। आ जाएं आप नंबर 2, फेज नंबर 2, जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। जिसका नाम है क्रेब्स साइकिल। इससे एटीपी देने वाले सब्सटेंस मिलते हैं। और तीसरा फेज जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको अपन ईटीसी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये जो दोनों के दोनों फेज हैं, सिर्फ क्वेश्चन ये बनता है इसमें क्रेब्स साइकिल
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं या किसी ऑर्गन में होते हैं? ऑर्गेनेल में होते हैं। तो आंसर है यह दोनों एक ऑर्गेनेल में होते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब सर्वाधिक एनर्जी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी पैदा हो रही है। सो दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? इस पूरे के पूरे प्रोसेस के बाद सेल को लाइट मिल गई। अब लाइट मिल गई तो सेल अपना निर्वहन कर लेगी, जीवन यापन कर लेगी। ग्लूकोज ने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल को लाइट दी। इज दैट क्लियर? अब इसमें एक और वर्ड लिखें अपन कि सेल में ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इस तरीके से हुआ। ये भैया ग्लूकोज है, इसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए ऑक्सीजन का रोल रहा होगा। ये ऑक्सीजन है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किया गया ऑक्सीजन के द्वारा और लास्ट प्रोडक्ट अपन को मिला कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में मिला एटीपी। वैसे वास्तविकता तो यह है, चाहिए क्या था अपन को? एटीपी। तो इस सेल में ये जो पूरा प्रोसेस चला, इसको समझिए आप गौर से। सेल में ये जो पूरा प्रोसेस चला, इस प्रोसेस में किस चीज का यूटिलाइजेशन हुआ? ऑक्सीजन का। किस चीज का यूटिलाइजेशन हुआ? आंसर है सर, ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हुआ। कौन सी गैस पैदा हुई? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब सेल में, अच्छा वाटर जो पैदा हुआ है वो तो काम आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल में थोड़ी काम आएगी। तो सेल, आपकी मेरी बॉडी में जो सेल है, मैं आपसे पूछूं क्या वह 24 घंटे काम करती है? आपका आंसर है यस सर। 24 घंटे काम करती है तो 24 घंटे उसको लाइट चाहिए। फिर से आंसर है यस सर। 24 घंटे उसमें एटीपी का निर्माण हो रहा है। यस सर। तो 24 के 24 घंटे कौन सी गैस की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन। और 24 के 24 घंटे हर एक सेल में क्या पैदा हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी सेल कौन सी गैस का इस्तेमाल कर रही है? आंसर है ऑक्सीजन का। सेल कौन सी गैस पैदा कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। आप और मैं जो सांस लेते हैं, मैंने सांस ली, अब जो मैंने बाहर से गैसेज ली हैं उनमें कौन सी गैस लंग्स से ब्लड में मिल जाएगी? ऑक्सीजन। और अब मैंने सांस बाहर छोड़ी, कौन सी गैस को बाहर निकाल रहा हूं मैं? कार्बन डाइऑक्साइड को मैक्सिमम। अपन बात करें ऑक्सीजन को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दैट इज द रेस्पिरेशन। What is the respiration? It is the process which include inspiration plus expiration। और आदान प्रदान कर रहे हैं, ऑक्सीजन में ज्यादा ले रहा हूं और बाहर निकाल रहा हूं कम, और कार्बन डाइऑक्साइड में कम ले रहा हूं और बाहर निकाल रहा हूं ज्यादा। दैट इज द रेस्पिरेशन। यहां भी तो यही हो रहा है। देखो 5वीं 8वीं क्लास से अपने दिमाग में फिक्स है कि एक इंसान ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। सेल भी तो यही काम कर रही है, ऑक्सीजन ले रही है, CO2 छोड़ रही है, ऑक्सीजन ले रही है, CO2 छोड़ रही है। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज दिस? अभी तक जो भी मैं डिस्कस कर रहा था, व्हाट इज दिस? दैट इज ऑल्सो द रेस्पिरेशन। क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको? दैट इज ऑल्सो द रेस्पिरेशन। और चूंकि यह रेस्पिरेशन सेल के अंदर हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। यह सेल के अंदर हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां पर सेल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके
कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, तो ध्यान रखना है अपनी बॉडी में हर एक सेल में। अच्छा, पूरी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। तो अपनी बॉडी में हर एक सेल में 24 घंटे, हर पल, हर सेकंड ऑक्सीजन का तो इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, और इसी को अपन नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इससे अपनी सेल को एटीपी प्राप्त होते रहते हैं। इससे अपनी सेल को एटीपी प्राप्त होते रहते हैं। इज दैट क्लियर? अब ये सेलुलर रेस्पिरेशन में अभी अभी पहले पेज के अंदर अपन डिस्कस कर रहे थे, इस सेल को ब्लड मिला, इस ब्लड के साथ साथ सेल में क्या क्या मिला, गौर करो। ग्लूकोज मिला, ग्लूकोज मिला, यस। फैट मिला, यस। प्रोटीन मिला, यस। ऑक्सीजन मिली। अगर बाई चांस इस ब्लड में ग्लूकोज नहीं हो तो क्या यह सेल एटीपी बना लेगी? आंसर इज यस। ग्लूकोज नहीं है तो एटीपी बन जाएंगे। ग्लूकोज की जगह कौन सा सब्सटेंस काम आ जाएगा ऑक्सीकरण में? फैट। और फैट से तो बल्कि ज्यादा एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट और 1 ग्राम ग्लूकोज की तुलना करें तो फैट से एनर्जी ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट, अगर इस सेल को फैट भी नहीं मिले तो क्या अब एटीपी बन जाएंगे? आंसर है यस, प्रोटीन से बन जाएंगे। प्रोटीन का ऑक्सीकरण हो जाएगा। प्रोटीन का ऑक्सीकरण हो जाएगा। इसका मतलब ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, फैट का ऑक्सीकरण हो जाएगा। फैट नहीं मिलेगा तो भी कोई बात नहीं, प्रोटीन का ऑक्सीकरण हो जाएगा। सबसे पहले किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? ग्लूकोज का। हर वर्ड में मैं ऑक्सीकरण बोल रहा हूं। अब अगला क्वेश्चन, ये तीनों मिल रहे हैं, ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन तीनों मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। क्या अब सेल एटीपी बना लेगी? व्हाट इज योर आंसर? आंसर है नो। एटीपी नहीं बनाएगी तो क्या सेल को लाइट मिल रही है? नहीं मिल रही। नहीं मिल रही तो क्या सेल काम कर पाएगी? नहीं, सेल मर जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। सेल मर जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। तो आपके मेरे ब्लड के द्वारा जो सेल को सप्लाई होता है उसमें ये कंपोनेंट होते हैं, ऑक्सीजन, प्रोटीन, फैट और ग्लूकोज। अगर क्वेश्चन ये आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर द सेल, और ये चारों ऑप्शन में हो, देन बेस्ट आंसर इज ऑक्सीजन। सेल कुछ समय इसके बिना भी जीवित रह सकती है, इसके बिना भी रह सकती है, ये चाहिए। और अपन बात करें ये तीनों हो और ऑक्सीजन नहीं हो तो सेल का जीवित रहना संभव नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जीने के लिए अपन को चाहिए हवा, बोले तो ऑक्सीजन। शायद ऑक्सीजन का महत्व समझ पा रहे हैं अपन। आपके मेरे शरीर, पूरा शरीर सेल से मिलकर बना है। क्या आपके मेरे शरीर की हर एक सेल 24 घंटे काम करती है? यस। सोने के बाद भी आपका जीआईटी चलता है, ब्रेन चलता है, हार्ट चलता है, किडनी काम करती है, केवल मसल ही तो रिलैक्स हो जाती है, सारा शरीर काम करता है। तो सेल जब काम कर रही है तो सेल को भैया लाइट चाहिए, इसकी लाइट है एटीपी। एटीपी का निर्माण ग्लूकोज से होगा, नहीं है तो प्रोटीन से होगा, नहीं है तो फैट से होगा। बट
निर्माण के लिए ऑक्सीकरण करना जरूरी है। ऑक्सीकरण के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो आपके मेरे शरीर की हर एक सेल में हर पल हर सेकंड 24 घंटे कौन सी गैस की जरूरत है? आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके क्या पैदा हो रहा है? CO2। तो CO2 का 24 घंटे बाहर निकलना जरूरी है शरीर से, जो अपन रेस्पिरेशन के द्वारा निकालते हैं, और ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? तो अभी अभी जो मैंने पूरा का पूरा पोर्शन आपको पढ़ाया है, इस पूरे के पूरे पोर्शन का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। पूरे के पूरे पोर्शन का क्या नाम है? सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेल को अपन पढ़ना स्टार्ट करें। 3 हेडिंग्स आपके माइंड के अंदर कि सेल में 24 घंटे सेलुलर रेस्पिरेशन चलता रहता। सेल में 24 घंटे सेलुलर रेस्पिरेशन चलता रहता है। व्हाट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन? सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब है कि आपकी मेरी बॉडी में हर एक सेल 24 आवर ऑक्सीजन का तो यूटिलाइजेशन करती, ऑक्सीजन का तो यूटिलाइजेशन करती है। और कौन सी गैस का प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके? कौन सी गैस पैदा होती है? CO2। यानी O2 लेकर CO2 देती है सेल, O2 लेकर सेल CO2 देती है। दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी तो यही होता है। आप और मैं ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दैट इज ए रेस्पिरेशन। और सेल में चलने वाले रेस्पिरेशन को नाम देते हैं अपन सेलुलर रेस्पिरेशन। अगला पॉइंट कि आप 2.5 किलो से 70 किलो के हुए, आप 2.5 किलो से 70 किलो के हुए, उसके लिए आपकी बॉडी की सेल में लगातार डिवीजन हुआ। अगर जब आप पैदा हुए थे आपकी बॉडी में 100 सेल थी, तो आज 1 लाख हैं। और वो 100 से 1 लाख कैसे बनी? सेल में निरंतर रूप से डिवीजन हुआ और सेल का साइज भी लगातार बढ़ता रहा। अब सोच सकते हो सेल का साइज बढ़ना है तो सेल में लगातार किसका निर्माण हो रहा होगा? आंसर है प्रोटीन का। दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस। इन 3 पॉइंटों को दिमाग में रखते हुए अपन को सेल को पढ़ना है। इन 3 पॉइंटों को दिमाग में रखते हुए अपन को सेल को पढ़ना है। सेल में होने वाला रेस्पिरेशन, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल में होने वाला रेस्पिरेशन, दैट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वह कहां पर चलता है? राइबोसोम के अंदर, गोल्जी एपेरेटस के अंदर, साइटोप्लाज्म में या माइटोकॉन्ड्रिया में? आंसर है साइटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 2, क्रेब्स साइकिल और ETS कहां चलते हैं? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 3, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाधिक ATP का निर्माण होता है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में सर्वाधिक ATP का निर्माण होता है, इसीलिए यह पावर हाउस है। यदि किसी सेल में निर्धारित मात्रा से कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी तो सेल के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन होगा? आंसर है सर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्या इससे भरपूर ATP मिलेंगे? नहीं, मुश्किल से 2-4 ATP मिलेंगे और साथ में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड। और जब जब सेल में लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा उस सेल में दर्द होगा। The production of lactic acid cause pain
इसकी वजह से पेन होता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का रिजल्ट है लैक्टिक एसिड विच में कॉज पेन। इसके बाद आपको रिएक्शन के हिसाब से मैंने बताया कि ये ग्लूकोज का फॉर्मूला जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड, इसको तो बाहर निकाल दिया जाता है, H2O जो यूटिलाइज हो जाएगा, एटीपी जो सेल की एनर्जी है यह भी यूटिलाइज हो जाएगी। सेल ऑक्सीजन को लेकर CO2 दे रही है, ऑक्सीजन ले रही है, CO2 दे रही है। ऑक्सीजन का लेना और CO2 का देना, व्हाट इज दिस? दैट इज द रेस्पिरेशन। और सेल के अंदर होने वाले रेस्पिरेशन को क्या नाम दे रहे हैं अपन? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेल में यदि ग्लूकोज खत्म हो जाए तो फैट से मिल जाएगा एटीपी, फैट खत्म हो जाए तो प्रोटीन से मिल जाएगा एटीपी, परंतु यदि ऑक्सीजन ही खत्म हो जाए तो ना तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, ना फैट का ऑक्सीकरण होगा, ना प्रोटीन का होगा। इट मींस इन सारे सब्सटेंस में सेल को जीवित रखने के लिए कौन सा सब्सटेंस जरूरी है? उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का नाम है ऑक्सीजन। इसीलिए इमरजेंसी में आपने देखा होगा, जब भी इमरजेंसी में मरीज आता है तो मैक्सिमम टाइम प्रायोरिटी केयर के रूप में आप मरीज को ऑक्सीजन लगाते हैं। आप और मैं बिना ग्लूकोज के 10, 12, 15, 20 दिन जीवित रह सकते हैं, बिना फैट के रह सकते हैं, बिना प्रोटीन के रह सकते हैं, पर क्या 20 मिनट या 20 मिनट तो छोड़ो, 5 मिनट बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं? नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी। बिना ऑक्सीजन के लाइफ को सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे कीमती चीज एक सेल के लिए कुछ होता है तो उसका नाम है ऑक्सीजन। तो सेल को अपन पढ़ें, उसमें इन हेडिंग्स को आपको दिमाग में रखना। सेल में 24 घंटे रेस्पिरेशन चलता रहता है, जिसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। इस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान सेल ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। 2.5 किलो से 70 किलो तक का सफर आपने तय किया, वो इस वजह से तय किया कि आपकी बॉडी में 2 काम हुए। एक तो सेल में लगातार डिवीजन हुआ और दूसरा सेल में प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो ये जो रेड पेन से लिखे हुए दोनों वर्ड हैं, ये मैं पूरी सेल पढ़ाने के बाद लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा, लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। इनको अभी बताने का पर्पज ताकि दिमाग में रहे कि सेल डिवीजन में किसका रोल है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन अपने शरीर की सेल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखो दिमाग में अपने शायद ये चीज फिक्स हो गई। सबसे पहले अपन को ऑक्सीजन चाहिए सेल को जीवित रहना है, तो फिर सेल में जो कुछ भी बनना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण बेहद जरूरी है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को सेल कंप्लीट पढ़ने के बाद अपन डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? तो चैप्टर अपना स्टार्ट होगा साइटोलॉजी से। What is the cytology? It is the scientific study, it is the branch of medical science which deal with the study of cell. It is the branch of medical science which deal with the study of cell. सेल का अध्ययन अपन साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। अब सेल का अध्ययन अपन करें, ये 3 चीजें आपके दिमाग में मैंने फिक्स कर दी। अब दोनों चीजों का डिस्क्रिप्शन अपन लास्ट में पढ़ेंगे। अब सेल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके अपन को पढ़ना है, बट टाइम हैज ओवर। तो यहां से आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। पूरी उम्मीद कि आपको 100% समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में सेल के अलग अलग पार्ट का डिस्क्रिप्शन अपन पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? तो टाइम हैज ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।